एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय इशिता। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। पहला है, जो पहला मेन जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो टर्म लेजिस्लेचर है वो कहाँ से डिराइव किया गया है। ठीक है, ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है ना कि दो मॉडल है लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के पूरे, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। पहला है पार्लियामेंट, नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो दोनों को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में किस टाइप का मॉडल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने जो है अडॉप्ट की हुई है। ठीक है, तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें क्या होता है कि पीएम जो होता है, प्राइम मिनिस्टर, उनके पास मेन पावर होती है। ठीक है, ऑन दी अदर एंड प्रेसिडेंशियल में आप देखोगे तो जो नाम से पता चल रहा है, जो प्रेसिडेंट है उनके हाथ में क्या होती है, ज्यादा पावर होती है। ठीक है, एक तो पावर के बेसिस पे होगा, एक हो गया अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे। इसमें डिफरेंस जानना इज इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या वर्क कैसे वर्क करती है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके हेड कौन है, पीएम। ठीक है, गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब हमारे दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यूएस में दो हाउसेज हैं, पहला है सीनेट, ठीक है, नेक्स्ट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब मेन ये जानना है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो ये जो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, उनको अकाउंटेबल नहीं होते। अकाउंटेबल मीन्स जो भी प्रेसिडेंट वर्क करेगा, ठीक है, वो किसको अकाउंटेबल होगा, जो नॉर्मल जनता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट का कोई क्रिटिसिज्म कर सकती है, ठीक है, यानी कि उनके खिलाफ कोई बोल सकती है, तो नॉर्मल पब्लिक है जो थ्रू प्रोटेस्ट वगैरह, ठीक है, आर्ग्यूमेंट की तरफ करके बोलती है। ठीक है, ऑन दी अदर एंड पीएम जो होता है ना, वो पीएम किसको अकाउंटेबल होता है, ये जो लोकसभा राज्यसभा कमांड जो पूरा पार्लियामेंट है ना, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, मतलब कॉमन पब्लिक तो खिलाफ बोल ही सकती है अगर कोई भी पॉलिसी या लॉ मेकिंग अगेंस्ट में आ रही है, बट अगर जो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं, लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो लोकसभा के लोग हैं वो क्या करते हैं, जो अपोजिशन बैठती है जिसमें, है ना, लोकसभा में अपोजिशन बैठती है ना, तो ये जो है इनको अकाउंटेबल होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अकाउंटेबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जवाबदेह। ठीक है, मतलब अगर वो कोई भी पॉलिसी वगैरह ला रहे हैं, तो उसका अगर वो लोगों के हित में नहीं है, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप ये पॉलिसी क्यों ला रहे हो या ये रूल्स क्यों ला रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, इज यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 79, जो पार्लियामेंट है इंडिया का, दो हाउस में डिवाइड है, जो मैंने पहले भी बता दिया, लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट इज अपर हाउस राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा जो है एक परमानेंट चैम्बर है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। कौन डिसॉल्व करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, डिसॉल्विंग पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या बताया मैंने, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बताया ना, ये जो पूरा सिस्टम है, इनके पार्ट जो प्रेसिडेंट है वो नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं इंडियन पार्लियामेंट का। ठीक है, हालांकि कोई भी सिटिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा और राज्यसभा की जब डिस्कशन होता है, ठीक है, लोकसभा में जब प्रोसीडिंग्स होती हैं, या जो राज्यसभा है उसमें जब डिस्कशन होता है, तो उस टाइम में प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं होता है, बट फिर भी वो क्या है कि इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उनकी पावर है वो क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो समन कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस द हाउस फ्रॉम वन सेशन टू अनदर, हैज द पावर ऑफ डिसॉल्व लोकसभा। यानी कि अगर कभी अचानक जो है कुछ स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, मतलब इमीडिएटली जो है किसी भी हाउस को बुला सकते हैं किसी भी टाइप का डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। नेक्स्ट इज कि डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। ठीक है, नेक्स्ट पावर क्या है उनकी, अ बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ, यानी कि कोई भी बिल जो है वो तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक जो है उस पर प्रेसिडेंट के साइन ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा क्या है, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, अब पीपल ऑफ द कंट्री डायरेक्ट इलेक्ट मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, मतलब जब हम वोटिंग करते हैं तो हम कहाँ के मेंबर इलेक्ट करते हैं, ये लोकसभा के ही मेंबर जो है हमारी वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब टोटल मेंबर कितने होते हैं लोकसभा में, 530।
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो ब्लैंक पेज होता है ना साइड में, आप ऐसे शॉर्ट लिखते जाओ, ठीक है। जब आप एग्जाम के टाइम डिवाइस करोगे तो आपको पूरा जो है लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि भाई जो लोकसभा के मेंबर है उन्हें वोटिंग से इलेक्ट किया जाता है। टोटल कितने होते हैं? 530 होते हैं, ठीक है। ऐसे द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब इसमें जो लोकसभा में 2 मेंबर जो है उसको कौन नॉमिनेट कर सकता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हम किसको कहते हैं? एंग्लो इंडियन बेसिकली उन्हें कहते हैं जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है, कुछ जो फैमिलीज थी वो ऐसी थी जिनके जो फादर थे, है ना, वो कौन थे? ब्रिटिश ब्रिटिश थे, ब्रिटेन से थे, मतलब ब्रिटिश ओरिजिन थे। और जो मदर थी वो इंडियन ओरिजिन थी, ठीक है। तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो 2 मेंबर है अगर जो लोकसभा है उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है सही से, तो प्रेसिडेंट जो है 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब, ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन है तो नहीं। Next is distribution of seat among the state is based on the principle of territorial representation, which means each state is allotted seats on the basis of its population. मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो यूपी, ठीक है। यूपी में यूपी स्टेट भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे जो है पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां से ज्यादा सीट्स होती हैं, ठीक है, किसमें? लोकसभा में। नेक्स्ट इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब यानी कि 18 ईयर के जो भी यंग बच्चे हैं, ठीक है, यानी जो भी 18 एज जिन्होंने अटेन कर ली है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? राइट टू वोट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, यानी वो वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट, रिसीव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट गेट इलेक्टेड, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी वो इलेक्ट हो जाएगा, जीत जाएगा इलेक्शन, ठीक है। और कितने टर्म टेन्योर के लिए होता है ये इलेक्शन? 5 ईयर के लिए। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लोकसभा में, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको हम वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं, ठीक है, कॉमन पीपल द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज 530 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 2 मेंबर जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट इलेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जिस जिस पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां से जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोग क्या होंगे? खड़े होंगे इलेक्शन के लिए, ठीक है। मतलब वहां पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है कि एलिजिबिलिटी क्या है अगर हमें खड़ा होना है इलेक्शन में, ठीक है, लोकसभा का अगर मैं मेंबर बना तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? पहला कि वो इंडिया के सिटीजन हो। नेक्स्ट, उन्होंने 25 एज जो है 25 ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है, इससे उनकी उम्र कम ना हो, ज्यादा हो सकती है बट कम ना हो। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कोई मेंबर जो है राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा दोनों का मेंबर एक टाइम पर नहीं हो सकता, ठीक है। या तो राज्यसभा का मेंबर होगा या लोकसभा का मेंबर होगा, ठीक है। कैंडिडेट में कंटेस्ट फ्रॉम सेवरल सीट्स, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो है सेवरल सीट से कंटेस्ट कर सकता है। मतलब अगर मैं गौतम बुद्ध नगर से खड़ी हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, कोई शॉर्ट लेते हैं जगह। फॉर एग्जाम्पल मैं बरेली से भी कंटेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, और दोराला से भी ये जगह के नाम है, ठीक है, ये मत सोचना मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बरेली से भी इलेक्शन लड़ रही हूँ, दोराला से भी लड़ रही हूँ, ठीक है। बट मैं अगर बरेली से भी जीत गई दोराला से भी जीत गई तो ऐसा नहीं है कि मैं दोनों जगह जो है एमपी या एमएलए रहूंगी, ठीक है। मुझे एक जगह से ही जो है अपनी सीट जो क्या करनी पड़ेगी? फिक्स करनी पड़ेगी, दूसरी जगह से छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो है लोग क्या करते हैं? ज्यादातर एक ही जगह से फोकस करते हैं, ठीक है, इलेक्शन में खड़े होने के लिए। कहने का मतलब है हमारे पास राइट है कि हम सेवरल जगह से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी खड़े हो सकते हैं। बट एट द एंड हमें उसी एक पर्टिकुलर एक जगह चुननी पड़ेगी कि भाई हाँ हम यहाँ से इलेक्शन जीते हैं और यहीं पे जो है जो भी रूल वगैरह करेंगे। A member also get disqualified on the following conditions such as we and remain absent, यानी कि जब हाउस जो लोकसभा और राज्यसभा है जब वो सेशन में होती हैं, यानी कि जब डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा होता है वहां पे अगर आप 60 डेज से ज्यादा क्या हो एब्सेंट हो तो भी आपको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, डिस्कालीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा के अंदर 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है।
जिसमें कि 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। याद रखना है कि लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, एंड राज्यसभा में 12 मेंबर्स को। अब ये 12 मेंबर्स कैसे होता है? ये 12 मेंबर्स हैविंग स्पेशल नॉलेज, यानी इनको किसी न किसी फील्ड में ज्यादा जो है ये एक तरीके से माहिर होता है किसी न किसी फील्ड में, चाहे वो लिटरेचर हो, ठीक है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, सोशल सर्विस हो। अब आपको कुछ नाम देखने के लिए मिलते हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर, जैसे कि आपने देखा होगा हेमा मालिनी मथुरा से, ठीक है, तो हेमा मालिनी को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, ठीक है, क्योंकि वो किस फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में माहिर है, ठीक है, एक्टर है वो। तो इस टाइप से जो है प्रेसिडेंट क्या करती है? नॉमिनेट करती हैं या करता है, ठीक है, 12 मेंबर्स को। नेक्स्ट इज राज्यसभा वेरीज फ्रॉम द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट टू द राज्यसभा वेरीज फ्रॉम 1 नागालैंड टू 34 उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पे भी जो है ज्यादा जो मेंबर है राज्यसभा में, जो नंबर है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से राज्यसभा में मेंबरशिप होने का, वो भी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 34 मेंबर तो कहां से आते हैं? अकेले यूपी से ही आते हैं, ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड 1 नागालैंड, क्योंकि नागालैंड क्या है, नागालैंड में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, इसलिए यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पे ही इलेक्ट होते हैं यहाँ पे मेंबर्स। और राज्यसभा क्या है? परमानेंट बॉडी है, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकती प्रेसिडेंट, ठीक है। 1/3 जो मेंबर है राज्यसभा के, वो एवरी ईयर क्या होता है? रिटायर होते हैं। इसका भी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, एज वेल एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है, जिसमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है, जिनको स्पेशल नॉलेज हो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस की फील्ड में, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, हेमा मालिनी, ठीक है। राज्यसभा वेरी फ्रॉम 1 नागालैंड टू 34 उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो जैसे कि 1 है नागालैंड में प्लस 34 है उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्यों कि भाई यूपी में ज्यादा क्यों? इसलिए क्योंकि यूपी में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है उस स्टेट को, ठीक है। 1/3 जो मेंबर है राज्यसभा के वो रिटायर होते हैं, ठीक है, एवरी ईयर। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा क्या है? इट हैज एवरी राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल मैटर, यानी सारे मैटर्स पे इंफॉर्मेशन लेने का राइट किसको है? राज्यसभा को है, ठीक है। इट हैज नो पावर टू पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राज्यसभा के पास कौन सी पावर नहीं है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं पास कर सकती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब मतलब बैठक हो रही होती है तब। देखो नेक्स्ट टॉपिक है क्या पावर्स है राज्यसभा की, ठीक है। तो राज्यसभा के पास राइट है जितने भी मैटर्स हैं उन पे इंफॉर्मेशन सीख करने का, ठीक है, कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो राज्यसभा मांग सकती है अगर कोई भी मैटर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज नो पावर टू पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अगर कोई भी बिल जो है राज्यसभा में या लोकसभा में, प्रेसिडेंट, ठीक है, राज्यसभा में फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो है एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अब राज्यसभा ये नहीं कह सकती कि हम जो है ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया हम इससे सहमत नहीं है, ठीक है। तो ये जो पावर है ये सिर्फ किसके पास है? लोकसभा के पास है, जो हम आगे देखेंगे भी, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की पावर कि भाई लोकसभा ये बोल सकती है कि हम जो है ये जो कोई कानून लाया जा रहा है, ठीक है, इससे हम क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हम पास करते हैं कि हम इससे सहमत नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आर्टिकल 249 के अंदर राज्यसभा हैज अ पावर टू पास अ रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर, यानी कि आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के पास पावर है कि बिना मतलब 2/3 जो मेजोरिटी है उसके साथ जो है वो किसी भी बिल को पास कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 249 के अंदर राज्यसभा के पास पावर है कि वो किसी भी रेजोल्यूशन को मेजोरिटी 2/3 की मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, बट 2/3 से कम मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मनी बिल छोड़कर, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि क्या कौन कौन से बिल हैं जो कौन कहाँ कहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है इस वाले लाइन से कि भाई 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी भी बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा से, ठीक है, इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, द मैटर इन सच रेजोल्यूशन शुड बी बिलोंग टू द स्टेटली द लॉ पास ऑन द मैटर इन द रेजोल्यूशन शुड बी वैलिड फॉर 1 ईयर।
मतलब क्या है उसका कि मैटर इन सच रेजोल्यूशन, यानी इस टाइप के रेजोल्यूशन में कि भाई जहां पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए वहां पर किस टाइप का जो बिल होना चाहिए, वो बिल किससे रिलेटेड होना चाहिए, स्टेट के वर्क से रिलेटेड, ठीक है। The second Article 312 also provides special power to the Rajya Sabha to pass a resolution to another matter to create, देखो ऑल इंडिया सर्विसेज कैसी होती है, जैसे कि आईपीएस हो गई, आईएफएस हो गई, ठीक है। तो राज्यसभा के पास ये भी पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज और भी, यानी आईपीएस आईएएस आईएफएस इनसे भी कुछ अलग जो है, कोई भी अलग डिपार्टमेंट ऑल इंडिया सर्विसेज में इंक्लूड कर सकती है, ठीक है, बना सकती है, ठीक है। तो स्पेशल पावर का क्विक रिकैप कर लेते हैं हम, राज्यसभा की क्या क्या है। पहला कि राज्यसभा के पास क्या है, राइट है, ठीक है, सब मैटर्स में इंफॉर्मेशन लेने का, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो राज्यसभा के पास एक पावर क्या नहीं है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर सकती। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि सहमति ना दिखाना, ठीक है। किस चीज से सहमति ना दिखाना, कोई भी जो बिल है जब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो राज्यसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास कर सकती, ठीक है। ये नहीं बोल सकती कि मैं इस बिल से सहमत, हम इस बिल से जो है सहमत नहीं है, जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के, ठीक है। आर्टिकल 249 के तहत जो है राज्यसभा के पास क्या पावर है कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं 2/3 की मेजोरिटी से, ठीक है। 2/3 से कम मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन किससे रिलेटेड होना चाहिए, स्टेट लिस्टेड, ठीक है, यानी स्टेट के किसी भी मैटर में जब राज्यसभा बिल पास करती है तो कितनी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, आर्टिकल 312 ये पावर देते हैं राज्यसभा को कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज में और जो है इंक्लूजन कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो दोनों जो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। और लोकसभा में कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोकसभा का देख लेते हैं, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज अ सिंबल ऑफ हाई डिग्निटी एंड अथॉरिटी, ठीक है। वॉज इलेक्टेड टू द ऑफिस द स्पीकर डू नॉट हैव एनी रिलेशन टू एनी पार्टी, यानी कि जब वो पर्टिकुलर पर्सन स्पीकर के पद के लिए नियुक्त कर दिया गया है तो उसके बाद उनका किसी भी पार्टी से अफिलिएशन नहीं होता। अफिलिएशन का मतलब क्या है, यानी कि वो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्पीकर हैज द पावर टू इंश्योर, देखो स्पीकर के पास क्या पावर होती है कि भाई जो पूरी प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, जो पूरा डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है उसको इफेक्टिवली कंडक्ट कराना, ठीक है। और जो पूरा इंटायर पार्लियामेंट में का जो पूरा एनवायरमेंट है उसमें डेकोरम मेंटेन करना, ठीक है। और सारे जितने भी इश्यूज होते हैं उस पर जो स्पीकर है उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। और स्पीकर ये सर्टिफाई करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पावर क्या है, ही और शी कौन, जो स्पीकर है, ठीक है, ऑल्सो डिसाइड ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन मोशन एंड रेजोल्यूशन। द स्पीकर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर वोटिंग हो रही है, ठीक है, और टाई हो जाता है किसी इशू को लेके, वोटिंग हो रही है और वहां पर फॉर एग्जाम्पल उसके फेवर में 6 वोट है और जो लोग उससे एग्री कर रहे हैं 6 वोट ही है जो उससे डिसएग्री कर रहे हैं, तो जो फाइनल वोट होता है वो स्पीकर का होता है, कास्टिंग वोट, ठीक है, यानी टाई ब्रेकर वोट, कि किस चीज पर जो है, किस फैसले पर निष्कर्ष आएगा, कंक्लूजन, मतलब कौन जीतेगा बेसिकली। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है कि जब फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, लोकसभा को, है ना, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है ना कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, तो उस टाइम पे भी जो स्पीकर का ऑफिस है, ठीक है, यानी जो स्पीकर की पावर है वो नहीं जाती है, ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक न्यू जो लोकसभा है, ठीक है, वो इलेक्ट नहीं हो जाती, ठीक है, मतलब जब तक नई लोकसभा इलेक्ट नहीं हो जाती तब तक जो है वो पावर में रहते हैं। नेक्स्ट द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, देखो, ठीक है। अब राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, एज वेल एज वो क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं इंडिया के, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर ज्वाइंट मीटिंग में बैठकर क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और सेम एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्पीकर होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, ना ही वो किसी पार्टी से एफिलेटेड होते हैं, एज वेल एज जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी किसी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। और जो इनका रिमूवल होता है, रिमूवल मीन्स कि
जैसे कि ये राज्यसभा की वो है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, कोई भी जो है वाइस प्रेसिडेंट है राज्यसभा का, अगर उन्हें हटाना है तो कैसे होगा, अंटिल ही रिजाइन, या तो वो खुद से रिजाइन करे या फिर रेजोल्यूशन पास किया जाए बाय मेजोरिटी, यानी राज्यसभा में वोटिंग कराई जाए, और जब तक मेजोरिटी लोग ये नहीं कहेंगे हाँ हम ये जो चेयरपर्सन है इनको नहीं चाहते, तब तक जो है उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि कोई भी बिल लॉ कैसे बनता है। ठीक है, वो सारी स्टेजेस हम देखने वाले हैं कि कैसे बिल कोई भी लॉ बनता है। ठीक है, अब लेजिस्लेचर का मेन काम क्या है, लॉ मेकिंग करना, लॉ बनाना। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, अब पहली स्टेज देखते हैं हम कि क्या होता है। पहली स्टेज में क्या होता है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाता है, इसमें फर्स्ट रीडिंग होती है बिल की। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और दी गई है कि बिल दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, जिसमें नॉर्मल इश्यूज होता है, मनी बिल। मनी बिल में जैसे कि गवर्नमेंट जो है क्या एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, टैक्सेस का क्या सिस्टम है, ये सब चीजें होती है मनी बिल के अंदर। ठीक है, अब आगे हमें क्या देखना है, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें मेन जो है पॉइंट्स बताए जाते हैं कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है इस बिल के, ठीक है, क्या मेन गोल्स हैं इस बिल के। ठीक है, ये सब चीजें बताई जाती हैं। और जो भी बिल इंट्रोड्यूस होता है किसी भी हाउस में, उसको गजाट में क्या किया जाता है, गजेट में क्या किया जाता है, एक तरीके से पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि एम्स एंड ऑब्जेक्ट बताए जाते हैं बिल के फर्स्ट रीडिंग में जब इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हो सकता है कि भाई कुछ जो लोग हैं वो उसके फेवर में भी हो सकते हैं बिल के, कुछ लोग जो है अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लोग फेवर में है तो ठीक है, बिल का इंट्रोडक्शन हो गया, वो सेकंड स्टेज पे चला जाएगा। अगर कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते ये बिल आए, आगे बढ़े इसकी प्रोसीडिंग, ठीक है, या ये सेकंड स्टेज तक जाए, तो कुछ लोग क्या करते हैं इसे वहीं पे अपोज कर सकते हैं। ठीक है, अपोज करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने अपोज किया तो उन्हें रीजन देना पड़ेगा कि भाई वो क्यों क्या कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन इज पुट टू द वोट, इफ हाउस इज इन द फेवर ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, अगर इस टाइम पे क्या होता है, अगर किसी ने अपोज कर दिया तो इस टाइम पे फिर वोटिंग कराई जाएगी। ठीक है, अगर ज्यादा लोग इस चीज के फेवर में है कि हाँ भाई इस बिल को इंट्रोड्यूस करो, तो फिर क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसको सेकंड स्टेज पर भेजा जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेज क्या होती है, अब सेकंड स्टेज में 4 अल्टरनेटिव कोर्सेज होते हैं। क्या सेकंड स्टेज में क्या, पहला क्या है, आफ्टर इंट्रोडक्शन अ बिल में टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब बिल के इंट्रोडक्शन के बाद जो उसकी डीप एक तरीके से पूरा कि भाई बिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसकी रीडिंग हो, या फिर जो है सेकंड इट मे बी रिफर टू अ सिलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस, यानी कि रेफर कर दिया जाए सिलेक्टेड कमिटी को हाउस की। ठीक है, थर्ड इट मे बी रिफर टू अ जॉइंट कमिटी ऑफ बोथ हाउस। ठीक है, थर्ड ऐसा भी हो सकता है कि भाई लोकसभा राज्यसभा दोनों की जो है जॉइंट कमिटी बुलाई जाए, एक साथ जो है सेशन कराया जाए। ठीक है, उसके बाद जो कंक्लूजन निकाला जाए कि क्या करना है इस बिल का। ठीक है, फोर्थ इट मे बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन, मतलब फोर्थ कि भाई लोग लोग क्या कहना चाहते हैं, जो पब्लिक है वो क्या बोलना चाह रही है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन लो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ द बिल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन अमेंडमेंट टू द बिल एंड क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बिल इज अंडरटेकन। ठीक है, अगर ये जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया कि सेकंड स्टेज पे पहला क्या होता है कि बिल को अगर कंसिडरेशन में लिया जाता है, ठीक है, कि भाई आप दोबारा देखो कि इस बिल में क्या कमियां हैं। ठीक है, तो उसमें क्या अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, और अगर सेकंड चीज होती है कि बिल को किसी सिलेक्टेड पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है, तो वो सिलेक्टेड कमेटी जो है उस पूरे बिल पे जो है एक डिटेल डिस्कशन करेगी, उसके बाद जो है सबमिट करेगी रिपोर्ट हाउस हाउस को, जिस भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया गया, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो उनको, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया तो लोकसभा को। ठीक है, अब उस रिपोर्ट में क्या होगा, उस रिपोर्ट में भी वो चेंजेस बताएंगे कि भाई आपको क्या चेंजेस करने चाहिए इस बिल के अंदर। ठीक है, अब ये क्या सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेज है। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, इन थर्ड स्टेज द मेंबर इन चार्ज मूव दैट द बिल इज पास, थर्ड स्टेज में क्या होता है, बिल पास हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है बिल का। ठीक है, अगर इस इंट्रोडक्शन को कोई अपोज करता है, अगर कोई भी मेंबर इस इंट्रोडक्शन को अपोज करता है, तब क्या होती है, फिर वोटिंग होती है। ठीक है, जिस भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अगर वोटिंग ज्यादा होती है इन फेवर ऑफ कि हाँ भाई इस ये जो पूरा बिल है इसको रिकंसिडरेशन कंसिडरेशन के लिए भेजना चाहिए, कंसिडरेशन मतलब कि भाई इस बिल में चेंजेस करके वापस इसको लेके आओ। ठीक है, तो क्या होता है, बिल को कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है सेकंड स्टेज में। ठीक है, या फिर जो है अदर ऑप्शन क्या है, सिलेक्टेड कमिटी को भी दिया जा सकता है कि भाई आप इसमें जो है आप इस पे पूरी रिपोर्ट पब्लिश करो और हमें बताओ कि इसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, लास्ट क्या है कि पब्लिक ओपिनियन, कि भाई लोगों का ओपिनियन जानो कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं।
ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या देखा कि फिर क्या करते हैं कि या तो उसमें अमेंडमेंट करते हैं कि भाई क्या चेंजेस है, उसके बाद दोबारा उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, या फिर अगर सिलेक्टेड कमिटी को दिया गया है तो सिलेक्टेड कमिटी अपनी पूरी रिपोर्ट बनाती है। ठीक है। थर्ड फाइनली जब उसमें चेंजेस हो जाते हैं तो थर्ड स्टेज पे उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है। When the bill come up for consideration of the other house, it has to undergo all the stages। देखो अब फॉर एग्जाम्पल अगर राज्यसभा में जो है बिल जो है क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद जब वो लोकसभा में जाएगा, जो जैसे प्रोसेस से वो राज्यसभा में गुजरा ना, ऐसे दोबारा लोकसभा में होगा, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है। फिर अगर लोगों ने जो है अगर लोगों ने मेजोरिटी दिखाई तो ठीक है वो पास हो जाएगा, अगर लोगों ने मेजोरिटी नहीं दिखाई, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो वापस से राज्यसभा के पास जाएगा कि भैया आप चेंजेस करो उसमें। ठीक है। द originating हाउस नाउ कंसिडर द रिटर्न बिल इन द लाइट ऑफ द अमेंडमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा ने बिल वापस कर दिया कि भाई हम इस चीज से सहमत नहीं है, हम ये लॉ नहीं चाहते कि बने। ठीक है। it does not accept these amendments, then the bill is returned to other houses with a message to that effect in case both the house does not come to an agreement। For example, राज्यसभा क्या कह रहा है, हम चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की में जो है आपस में एक तरीके से कोई भी एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करते हैं। ठीक है। और वोटिंग कराते हैं, और जो मेजोरिटी का फैसला होता है फिर वही फैसला लिया जाता है। ठीक है। और आखिरी में किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए किसका साइन चाहिए, प्रेसिडेंट का। किसका, प्रेसिडेंट का। जब तक प्रेसिडेंट के साइन होते तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। ठीक है। और उसमें जो ज्यादा पावर होती है वो किसके पास होती है, दो तरह के बिल मैंने बताया, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में जो ज्यादा पावर होती है किसके पास होती है, राज्यसभा के पास होती है। ठीक है। और जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल में भी हम देखेंगे जो ज्यादा पावर होती है किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। ठीक है। मैं एक बार प्रोसीजर फिर से एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट रीडिंग होती है, ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, सेकंड रीडिंग में क्या होता है, या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं कि भाई आप जो है इसमें चेंजेस करो, अमेंडमेंट करो, या फिर कमिटी को रेफर करते हैं कि आप जो है इस पर रिपोर्ट पब्लिश करो कि हाँ क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है। फिर चेंजेस लाने के बाद वो दोबारा जो है राज्यसभा में पास कराया जाता है। ठीक है। और जब वो राज्यसभा में पास हो गया तो उसको नेक्स्ट हाउस भेजा जाता है, यानी कि जो लोकसभा है हमारा लोअर हाउस। ठीक है। लोकसभा में सेम चीजें होती हैं। और लोकसभा में जो मेंबर है वो क्या, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। पहली चीज, या तो वो उस बिल को पास करते हैं अगर वो एग्री करते हैं। नेक्स्ट चीज, अगर वो एग्री नहीं करते तो उसको दोबारा जो है कंसिडरेशन के लिए भेज दें कि आप इसमें चेंजेस करो। ठीक है। अगर उसके बाद भी राज्यसभा के पास वापस बिल गया, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए, और राज्यसभा ने फिर से वो बिल लोकसभा में भेजा, और लोकसभा अगर उसको दोबारा रिजेक्ट करेगी तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, फिर उसमें क्या होता है, वोटिंग कराई जाती है। ठीक है। और जो वोटिंग का जो कंक्लूजन आता है एट द एंड, उसके हिसाब से जो है प्रेसिडेंट फैसला लेते हैं, और अपना असेंट देने के बाद वो बिल क्या लॉ बन जाता है। ठीक है। अब मनी बिल के केस में क्या होता है, मनी बिल मैंने आपको बताया टैक्स और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब मनी बिल जो है राज्यसभा में हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि मेन जो मनी बिल को लेके पावर है वो लोकसभा के पास है, तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में ही होता है। ठीक है। और राज्यसभा के पास, राज्यसभा जो है मनी बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। ठीक है। मतलब जैसा लोकसभा ने पास करके भेज दिया उनको वो वैसा मानना पड़ता है। ठीक है। If money bill passed by the Lok Sabha and transmitted to Rajya Sabha for its recommendation and is it not returned to it within 14 days, यानी कि अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने वो बिल वापस नहीं भेजा, इट इज डीम टू हैव बीन पास बाय बोथ, यानी उसके बावजूद भी, यानी कि राज्यसभा का कंसिडरेशन इसमें नीडेड नहीं है, कि राज्यसभा मतलब एक तरीके से फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है कि भाई आप देख लो हमारा, हमने जो ये डिसीजन लिया है। ठीक है। लोकसभा भेजती है राज्यसभा को मनी बिल। ठीक है। अगर वो 14 दिन के अंदर उसको वापस रिटर्न भी नहीं करते हैं तब भी ये माना जाता है कि वो क्या है, पास हो चुका है बिल। ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, मतलब लोकसभा, तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर जो भी मेंबर्स, ठीक है, जब सेशन चल रहा है, ठीक है, लोकसभा में राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं। ठीक है। पहला राइट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने का राइट। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी ब्रॉडकास्ट। मतलब उनके पास इम्यूनिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल अगर स्टेटमेंट पास कर देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेशन, ठीक है, जिस टाइम पे सेशन एक्टिव है, तो उस टाइम पे उनको क्या है,
इम्यूनिटी है कि उनके ऊपर कोई अदर जो है डिफेमेशन का या किसी भी तरह का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी कोर्ट में नहीं डाल सकता। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस फॉर ड्यूरेशन ऑफ द सेशन ऑफ अ पीरियड, यानी जब सेशन एक्टिव है, ठीक है, यानी सेशन लोकसभा और राज्यसभा सेशन में है, तो उस टाइम पे अगर किसी के ऊपर सिविल, जो उनके मेंबर है लोकसभा और राज्यसभा के, उनके ऊपर अगर कोई सिविल केस चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम उन्हें 40 डेज का लीव पीरियड होता है, ठीक है, एक तरीके से, यानी उस टाइम पे उनपे कोई भी जो है प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री डिवाइसेस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब पार्लियामेंट के पास किस टाइप के जो है डिवाइसेस है जिससे वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सके। अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो हमारे पीएम हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, जो पुलिस हो गई, जितने भी मंत्री होते हैं सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एमएलए एमपीज हो गए, आईएएस आईपीएस आईएफएस हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट बताया गया है द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, यानी जब पार्लियामेंट में कोई भी सेशन होता है, ठीक है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे जॉइंट सेशन हो, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रॉपर एक जो है स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, जैसे कि सारी सिटिंग जो है स्टार्ट होती है क्वेश्चन आवर से। ठीक है, क्वेश्चन आवर मतलब वहां पर सब लोग जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी इशू के रिगार्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट, इन केस द आंसर गिवन टू अ क्वेश्चन डज नॉट सेटिस्फाई द मेंबर, फॉर एग्जांपल मेंबर ए ने मेंबर बी से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और मेंबर बी ने उतना ट्रांसपेरेंसी से जवाब नहीं दिया, ठीक है, तो मेंबर ए क्या कर सकता है, दोबारा डिमांड कर सकता है कि आप जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है, इन पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट है एडजर्नमेंट मोशन होता है। एडजर्नमेंट मोशन क्या है कि भाई इस टाइम पे सिर्फ वो इश्यूज जो है उठाए जाते हैं जो कि पब्लिक कंसर्न में हो, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस में हो। ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, अब इन सब चीज को, ये जो पूरा पार्लियामेंट का सेशन है, इन सब चीजों को इफेक्टिवली बनाने के लिए पार्लियामेंट में कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं। ठीक है। अमंग द इम्पोर्टेंट कमिटी विच स्क्रूटिनाइज द गवर्नमेंट वर्क, एक कमेटी का नाम बताया गया है यहाँ पे, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी डिफरेंट कमिटीज होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो क्या करती हैं, मैनेज करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर। अब हमने देख लिया भाई सेंट्रल लेवल पे कैसे जो है कोई भी लॉ जो बनता है। ठीक है, अगर स्टेट के लिए कोई भी लॉ बने, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में लॉ आया था ऑड एंड इवन, ठीक है, कि एक दिन जो है ऑड नंबर की कार चलेंगी और एक दिन जो है इवन नंबर की कार चलेंगी पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो लॉ बनाना है तो कैसे बनेगा ये, ठीक है, तो प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, बस हमें क्या जानना है, ये जानना है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो है क्या होता है, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, बट फिर भी कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहां पर दोनों सभा होती है, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा हम किसको कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को, और विधान परिषद हम किसको कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो है दो हाउसेज है, और बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां पर ओनली एक हाउस है। ठीक है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि वेरी फ्यू स्टेट, 7 आउट ऑफ 29, ठीक है, जिनपे क्या है, दोनों हाउसेज हैं, यानी कि विधानसभा भी है वहां पर और विधान परिषद भी है। ठीक है, जैसे कि यूपी देख लो आप, यूपी एक हो गया। ठीक है, अब जो साइज है, ठीक है, मेंबर का जो साइज है वो 60 से मिनिमम 60 होना चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब द हाउस इज कंपोज ऑफ पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टी नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि जैसे हमने देखा था कि राज्यसभा में 12 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी जो है ये प्रेसिडेंट जैसी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट जितनी नहीं, प्रेसिडेंट जैसी, मतलब कुछ कुछ सिमिलर पावर है गवर्नर के पास होती है। किसके पास, गवर्नर के पास सिमिलर पावर। ठीक है, गवर्नर के पास होती है, तो यहाँ पे गवर्नर जो है 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अब जब कोई भी बिल लॉ बनता है तो उसमें सेम प्रोसीजर है। देखो अब हमने क्या देखा, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाई स्टेट में कैसे कोई भी जो है बिल लॉ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नर की हमें पावर देखनी है। ठीक है, तो गवर्नर के पास क्या पावर है कि गवर्नर क्या कर सकता है, जो बिल है उसको कंसिडरेशन के लिए रख सकता है प्रेसिडेंट के, कंसिडरेशन इन द सेंस मतलब कि वो सलाह लेने के लिए प्रेसिडेंट से। ठीक है, अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं कि भाई वो अपना असेंट दे दें बिल पर कि हाँ ठीक है ये बिल जो है लॉ बन जाएगा आफ्टर, जब असेंट दे देंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, मंजूरी दे देंगे एक तरीके से। सेकेंडली प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, बिल को रिटर्न कर सकते हैं कि भाई आप जो है
इसको स्टेट लेजिस्लेचर में बिल्कुल रिटर्न करो और उसमें जो है अमेंडमेंट करो। ठीक है, अमेंडमेंट के बाद लाना। फिर अमेंडमेंट होने के बाद जब पूरा स्टेट लेजिस्लेचर पास हो जाएगा, फिर जब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा बिल, तब वो लास्ट कॉल जो है वो प्रेसिडेंट का है कि वो उसको रिजेक्ट करते हैं या फिर जो है उस पर असेंट देते हैं। ठीक है, ये दो पावर होती है गवर्नर की। बस गवर्नर क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कि वो होल्ड करके उसको प्रेसिडेंट के पास भेज रहा है। ठीक है, बस इतनी पावर है गवर्नर की। ठीक है, लास्ट से किसका होता है, प्रेसिडेंट का ही होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।